हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं आज इस सेशन में फिजिक्स का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप सब इस सेशन में देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आप सब देख सकते हैं फिजिक्स का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक फिजिक्स 2024 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हैं, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है? किस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है? तो ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन और ऑप्शन डी पारगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी है 3 × 10⁻−8 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश प्राप्त होगा। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा प्राप्त होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है आभासी और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आभासी प्रतिबिंब में डैश होता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है, वो कैसा होता है? ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है बराबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता है। आवर्धन क्षमता, ये क्षमता है। तो जो समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए सदैव 1, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक और ऑप्शन डी 0 या 0। तो इसका ऑप्शन डी 0, सॉरी। तो इसका समतल दर्पण का जो आवर्धन क्षमता होता है वो हमेशा सदैव 1 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इससे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है? तो ऑप्शन ए है उल्टा और अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उल्टा और उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है सीधा और उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है सीधा और अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीधा और उत्तल दर्पण। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। वो कैसी होती है? तो ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी पॉलिटेक्निक का तैयारी अच्छे से हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है तो x बराबर है। ऑप्शन ए है वक्रता की त्रिज्या समान। ऑप्शन बी है फोकस दूरी के दुगुना। ऑप्शन सी है दर्पण की फोकस दूरी। ऑप्शन डी है वस्तु की दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्पण की फोकस दूरी। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्पण की फोकस दूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उससे पहले ये देख लीजिए लो आप लोग। एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक 2024 फिजिक्स 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हम इस सेशन में करा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। इसमें से सत्य विकल्प जो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए है वास्तविक उल्टा और दर्पण के समक्ष वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। ऑप्शन बी है आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। और ऑप्शन सी है आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से कम दूरी पर। ऑप्शन डी है आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से अधिक दूरी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी के समान दूरी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु रखी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन सी है मुख्य फोकस पर रखी। ऑप्शन डी है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश रखी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। SW में दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी आंसर होगा उसका ऑप्शन ए या बी या सी या डी जो भी होगा वो लिख कर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है। जो वाहनों के हेडलाइट में होता है वो कौन सा मतलब दर्पण होता है? प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में होता है। तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस। ऑप्शन बी है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। जो वाहनों के हेडलाइट में होता है वो अवतल दर्पण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? सदैव आभासी और सीधा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण। ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी समतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यदि क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि आवर्धन m बराबर +1.5 है तो ऑप्शन ए प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार और वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन बी है प्रतिबिंब का आकार ग्रेटर देन वस्तु का आकार और वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी है वस्तु का आकार ग्रेटर देन प्रतिबिंब का आकार और आभासी प्रतिबिंब। और ऑप्शन डी है वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के दोगुना और आभासी प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वस्तु का आकार ग्रेटर देन प्रतिबिंब का आकार और आभासी प्रतिबिंब। 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो क्वेश्चन 14 है, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतरपृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण है? तो ऑप्शन ए है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है विक्षेपण और ऑप्शन डी है अपवर्तन। जो जल में डूबी हुई पेंसिल होती है, डूबी हुई पेंसिल वायु और जल के अंतरपृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण? तो ये किसके कारण होता है? तो वो अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो इनके पूर्ण अपवर्तनांक के क्रम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन ए है जल, केरोसिन, कांच और हीरा। यहाँ पर कांच है, कांच और हीरा, कांच और हीरा। ऑप्शन बी है केरोसिन, जल, कांच और हीरा। फिर ऑप्शन सी है कांच, केरोसिन, जल और हीरा। फिर ऑप्शन डी है जल, कांच, केरोसिन और हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल, केरोसिन, कांच और हीरा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, नेत्र विशेषज्ञों द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई है तो ऑप्शन ए है एफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। ऑप्शन बी है एफ बराबर 40 सेंटीमीटर अवतल लेंस। ऑप्शन ए माइनस है -40 सेंटीमीटर अवतल लेंस। और ऑप्शन सी है एफ बराबर +40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। और ऑप्शन डी है एफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफ बराबर +40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित होती है। जो मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है श्वेत पटल, ऑप्शन सी है दृष्टि पटल, ऑप्शन डी है आँख की पुतली। तो जो मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो दृष्टि पटल के द्वारा नियंत्रित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। तो ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है मोतिया बिंदु, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष और ऑप्शन डी है जरा दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। तो उसमें कौन सा दोष पाया जाता है? तो उसमें निकट दृष्टि दोष का वो लक्षण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? P बराबर W/T का मात्रक होगा। P बराबर W/T मात्रक होगा। जो P बराबर W/T मात्रक होगा तो P यानी पावर और W यानी वर्क और T यानी टाइम यानी समय। तो ऑप्शन ए है जूल पर मिनट, ऑप्शन बी है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन सी है जूल पर घंटा
और ऑप्शन डी है जूल पर नैनोमीटर। तो जो P बराबर W/T मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। फिर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कार्य का CGS मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कार्य का CGS मात्रक होगा। तो ऑप्शन ए जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी है अर्ग और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है अर्ग और ऑप्शन डी है डाइन। तो जो कार्य का CGS मात्रक होता है वो अर्ग होता है, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 है एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। जो विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह कौन से यंत्र है? तो ऑप्शन ए प्रेषित, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी धारा नियंत्रक, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी धारा नियंत्रक। जो विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वह यंत्र धारा नियंत्रक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वह है। तो ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र और ऑप्शन डी है विद्युत धारा घनत्व। तो इसका जो असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वह है विद्युत धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत धारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? जो तार का प्रतिरोध होता है वो किस किस कारक पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है लंबाई पर और ऑप्शन सी है तापमान पर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो तार का प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो जो तार का प्रतिरोध होता है वो उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, लंबाई पर और तापमान पर। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ कुछ नहीं, तो आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक का डेली क्लास चलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।